हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो आज यानी कि 12 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि मेग लैनिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश की महिला खिलाड़ी हैं? सो मैग लैनिंग हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज फीमेल प्लेयर ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया की कप्तान थी। ठीक है, तो मैग लैनिंग जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया की कप्तान है मैग लैनिंग, जिन्होंने 31 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। मैग लैनिंग ने 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और 241 मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये मैग लैनिंग है जिन्होंने अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। हालांकि जो घरेलू लीग्स होते हैं, जो पैसे कमाने वाले होते हैं, वो खेलती रहेंगी। राइट। अगर बात आई है महिला क्रिकेट टीम की, तो बात करें अगर हम लोग 2023 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का, तो ये इसका 8वां संस्करण था। ठीक है, जो अभी 2023 में हुआ। आयोजन इसका 10 फरवरी और 26 फरवरी 2023 के बीच दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें जो चैंपियंस टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया थी और ये लगातार इसकी तीसरी बार जीत थी। और कुल बात करें तो 6 बार इन्होंने ये जीता है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप। देखिए, टोटल 8 ही संस्करण हुए हैं, जिसमें से 6 बार तो केवल ऑस्ट्रेलिया ही इसमें विनर रही है। बात करें उपविजेता की, तो उपविजेता साउथ अफ्रीका थी। सीरीज का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जो मैन ऑफ द सीरीज दिया जाता है यहाँ पे, वुमन ऑफ द सीरीज, वो एस्ले गार्डनर रही। और सर्वाधिक रन किसने बनाया? लॉरा वॉल वाइट ने 230 रन। ये दक्षिण अफ्रीका की थी। ठीक है, और वहीं पे सर्वाधिक विकेट किसने लिया? सोफी एक्लेस्टोन, ये इंग्लैंड की हैं, इन्होंने सर्वाधिक 11 विकेट लिए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान की बात करें तो अभी फिलहाल में हरमनप्रीत कौर हैं। और हाल ही में महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो अमूल अमोल मजुमदार। और वहीं पे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 ये कहाँ पे आयोजित होगा? 2024 वाला जो टी20 विश्व कप होगा, तो ये बांग्लादेश में आयोजित होगा। और वहीं पे जो महिला ओडीआई एक दिवसीय विश्व कप 2025 है, ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये भारत में आयोजित होगा 2025 का। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, ये 2024 वाला टी20 विश्व कप जो कि बांग्लादेश में हो रहा है, और एक दिवसीय ये भारत में होगा 2025 में। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दुबई एयर शो 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान शामिल हुआ? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, उन जो लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं उनका नाम। तो दुबई एयर शो 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान शामिल हुआ है? तो HAL तेजस, या फिर ALH ध्रुव, या फिर MiG-21, या फिर A और B दोनों। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है, A और B दोनों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, HAL तेजस और ALH ध्रुव जो दुबई एयर शो 2023 हो रहा है, उसमें भारतीय वायुसेना का ये जो दो यहाँ पे लड़ाकू विमान है, ये शामिल हुए हैं। देखिए, बात करें अगर हम लोग, तो भारतीय वायुसेना IAF का एक दस्ता 13 से 17 नवंबर 2023 तक दुबई में होने वाले द्विवार्षिक एयर शो में भाग लेने के लिए दुबई के अल मखदूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है। IAF दस्ते में 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म हल्का लड़ाकू विमान, ठीक है, LCA तेजस यहाँ पे, और एक अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर जो कि ALH ध्रुव जिसका नाम है, जिसको एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव कहते हैं, तो ये इसमें शामिल है। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। ये जो तेजस है आपका, ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, उसने बनाया इस तेजस को। और वहीं पे जो ALH है, इसको भी HAL नहीं बनाया है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है उसी ने। तो ALH ध्रुव, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, ये आपको याद रखना है। और एक तेजस, ये दोनों लड़ाकू विमान इस दुबई के एयर शो में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ALH ध्रुव और ये आपका है LCA तेजस। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। इसका जो फुल फॉर्म होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। तो इसके अतिरिक्त सचिव के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है N श्रीकांत को। किसे नियुक्त किया गया है? N श्रीकांत को। तो आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी N श्रीकांत को केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कौन है इस टाइम पे? तो ये आप याद रखिएगा, राजकुमार सिंह। और यहाँ पे जो ये केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसके अतिरिक्त सचिव के रूप में अभी नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? तो N श्रीकांत। ठीक है, ये नियुक्त हुए हैं इसके अतिरिक्त सचिव के रूप में, तो इनको आप याद रखिएगा। बात करें हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में,
तो भारत के महासर्वेक्षक, यहाँ पे महासर्वेक्षक होगा, तो भारत के जो महासर्वेक्षक अभी आपने देखा था कौन नियुक्त हुए थे, तो हितेश मकवाना। और मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन अभी नियुक्त हुए, तो मनोरंजन मिश्रा। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, तो महेंद्र सिंह धोनी। और घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, तो कैटरीना कैफ। और चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये कौन बने, राजकुमार राव। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अभी हाल ही में अमोल मजूमदार बनते हैं। और आईआरसीटीसी के सीएमडी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि काफी समय से ये पोस्ट खाली था, तो संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के नए सीएमडी बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी कैफे जो एक एनजीओ है, इसका उद्घाटन किसने किया। सो हु इनॉग्रेटेड मिट्टी कैफे विच इज एन एनजीओ। तो ये किसने किया है, नरेंद्र मोदी, डी वाई चंद्रचूड़ या फिर जगदीप धनखड़, एस जयशंकर। जो करेक्ट आंसर है आपका डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है, जो सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ हैं, इन्होंने मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने अन्य न्यायाधीशों के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। नवनिर्मित कैफे पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। तो ये एक एनजीओ है जो कि दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। और सबसे खास बात है कि ये महिलाओं द्वारा इसे चलाया जाता है, इसका संचालन किया जाता है। तो इसी का उद्घाटन अभी जो अपने सीजेआई हैं डी वाई चंद्रचूड़, इन्होंने किया है। बात करें तो भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। कब हुई थी, 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तब इसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो पहले जो यहाँ पे भारत का अगर हम बात करें, जो सर्वोच्च न्यायालय होता था, इसको कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में यहाँ पे जो सीजेआई हैं भारत के, वो कौन है, डी वाई चंद्रचूड़, इन्होंने मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। हाल ही में किए गए उद्घाटन के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर को वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। और नाथ द्वार में पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन ये भी नरेंद्र मोदी ने किया। और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसने किया, तो ये राजनाथ सिंह ने किया, जो रक्षा मंत्री हैं। और सचिन तेंदुलकर के प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ पे किया गया, तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन ये कहाँ पे किया, किसने किया, तो ये नरेंद्र मोदी ने किया। और साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी किसने दिखाई, तो ये भी नरेंद्र मोदी ने दिखाई। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ का नाम क्या है। तो यहाँ पे दुनिया का पहला एआई का आपने नाम सुना होगा, काफी चर्चे में इस टाइम पर है। तो एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ यहाँ पे वही सीईओ जो आप सोच रहे हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात हो रही है। तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। सोफिया, प्रिया, मिका या बादशाह। मिका पाजी आ गए तो बादशाह को तो आना ही था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका मिका नाम है। ठीक है, तो दुनिया का जो पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट है, रोबोट सीईओ है, उसका नाम है मिका। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। कोलंबिया के कार्टाजेना में स्थित एक स्पिरिट ब्रांड डिक्टाडोर मिका को नियुक्त करने के लिए वायरल हो गया है, जो एक रोबोट के रूप में प्रकट होता है। तो ये मिका है। ठीक है, मिका तो दिखने में तो फीमेल, ठीक है, दिखने में क्या मतलब है ही, दिख ही रही है। तो इसका नाम क्या है, मिका। और मिका हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर के बीच एक शोध परियोजना है। तो कौन कौन सी कंपनी के बीच है ये, हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर के बीच एक ये शोध परियोजना है मिका। इसे कंपनी के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुकूलित किया गया है, इस वजह से इसको सीईओ बोला जा रहा है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको आप बोलते हो। हैंसन रोबोटिक्स ने लोकप्रिय ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया भी बनाई है। ठीक है, तो इसने सोफिया भी बनाई है, बट यहाँ पे जो एआई निर्मित पहली ह्यूमन रोबोट, वो उसका नाम क्या है, मिका। मिका आप लोग यहाँ पे फिलहाल में इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एयर टैक्सी सेवा के लिए इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। तो देखिए, एयर टैक्सी मतलब जो ट्रैफिक आपका हो जाता है शहरों में, उससे बचने के लिए अब एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। तो अब आप हवा में उड़ोगे। ठीक है, तो ये आपकी जो इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेज है, ये भारत की कंपनी है। तो इसने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है एयर टैक्सी सेवा के लिए, तो ये अमेरिका की कंपनी के साथ समझौता किया है। उस कंपनी का नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। उस कंपनी का नाम है आर्चर एविएशन इंक। तो इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेज ने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब समझ रहे हो कि
यहाँ पे जैसे रनवे होता है तो रनवे पे पहले यहाँ पे एरोप्लेन चलती है तो रनवे पे पहले चलती है, फिर धीरे धीरे उसको टेक ऑफ करना होता है। लेकिन ये वर्टिकल टेक ऑफ के लिए जो आप देखते हो कि अभी ड्रोन वगैरह आ रहे हैं उस टाइप का होगा। ड्रोन सीधे मतलब वहीं से वर्टिकली टेक ऑफ कर सके, कुछ ऐसा होगा। तो एंटर ग्लोब एंटरप्राइजेज ने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग EVTOL विमान में विशेषज्ञता वाली यूएस आधारित कंपनी आर्चर एविएशन इंक, ठीक है, तो कौन सी कंपनी है? आर्चर एविएशन इंक, इसके साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य भारत में एक पूर्ण इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करना और संचालित करना है। एंटरग्लोब एंटरप्राइजेस इंडिगो में बहुसंख्यक शेयर धारक है, ठीक है। तो ये जो एंटरग्लोब एंटरप्राइजेस है ये कहाँ की कंपनी है? भारत की इंडिगो, ठीक है। इंडिगो में ये बहुसंख्यक शेयर धारक है जो एंटरग्लोब एंटरप्राइजेस है। इंडिगो राहुल भटिया इसके सह संस्थापक है, ठीक है, भारत की कंपनी है और इसका ये शेयर धारक है जो एंटरग्लोब एंटरप्राइजेस है। और आर्चर एविएशन इंक एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE सूचीबद्ध कंपनी है जो EVTOL विमान में विशेषज्ञता रखती है। तो आपको ये दोनों कंपनी का नाम याद रखना है, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस और आर्चर एविएशन इंक। इन्होंने एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। रेलटेल ने दूरसंचार IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो देखिए रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रेलटेल ने दूरसंचार IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है अभी? तो ये REC लिमिटेड के साथ समझौता इसने किया है, REC लिमिटेड के साथ। तो रेलटेल ने दूरसंचार IT और रेलवे सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 30,000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी के साथ REC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो REC जो लिमिटेड है इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? फॉर्मली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है REC लिमिटेड, इसके साथ साझेदारी किया है रेलटेल ने, जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत 1969 में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। तो जो ये REC लिमिटेड है ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, विद्युत मंत्रालय के तहत। और जो रेलटेल है ये भी रेल मंत्रालय के अधीन ही एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है। तो इन दोनों ने साझेदारी किया है रेलवे सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो भारत में देखिए सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, ये थाने से 34 किलोमीटर के बीच डलहौजी के शासनकाल में चली थी। इनका नाम ब्लैक ब्यूटी था। यह सफर जो तय करने में टाइम लगा था वो 45 मिनट का लगभग लगा था, जिसमें 14 डिब्बे थे और 400 सवारियां बैठी हुई थी। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में ब्रिटेन में चली थी। सन 2002 में भारतीय रेल का 150वां वर्ष पूरा होने पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय रेल का शुभंकर, जो भोलू गार्ड के रूप में जिसको बताया जाता है, जिसको हाथी गार्ड की पोशाक पहने तथा लालटेन हाथ में लिए हुए भी निर्धारित किया गया। तो 2002 में जब इसका 150वां वर्ष पूरा हुआ तब इसका जो शुभंकर है भोलू, जिसको गार्ड के रूप में जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका अनावरण किया गया 150वां वर्ष पूरा होने पर 2002 में। और भारतीय रेलवे का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। और भारतीय रेलवे का सबसे लंबा जो रेलवे यार्ड है वो कहाँ पे है? मुगल सराय में है, ठीक है। तो मुगल सराय ये आपको सबसे लंबा रेलवे यार्ड के मामले में यहाँ पे है। और वहीं पे भारत में रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली और मैसूर में है तथा वाराणसी एवं चेन्नई में प्रस्तावित है, ठीक है। तो वाराणसी में भी बनने वाला है, चेन्नई में भी, लेकिन अभी फिलहाल में भारत में रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था और भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में करी गई थी। भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? तो व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे 2023? हालांकि इस थीम की घोषणा बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन ये कब मनाया जाता है तो इसका कोई डेट नहीं फिक्स है, क्योंकि ये हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो धनतेरस के दिन ये मनाया जाता है। तो अब की बार ये 10 नवंबर को पड़ा धनतेरस, तो इस वजह से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 10 नवंबर 2023 को मनाया गया इस बार का। और वहीं पे जो इसका थीम था वो क्या था? तो ये था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। क्या था? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। इसको आप याद रखेंगे, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इसका थीम था। तो देखिए भारत हर साल धन्वंतरी जयंती या फिर धनतेरस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस नेशनल आयुर्वेदा डे मनाता है। आयुर्वेद दिवस 2023 का जो थीम था वो था एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। हिंदी में अगर बात करें तो एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद,
और इंग्लिश में आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। यह पहल 2016 में आयुर्वेद को मुख्य धारा में बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। तो ये आपका रहा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जो कि हर साल धनतेरस के दिन पे मनाया जाता है। किस राज्य ने अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है झारखंड सरकार ने। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में प्रोजेक्ट भवन में नगाड़ा बजाकर वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वन क्षेत्र में रहने वालों को जमीन का पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिशोम अभियान की शुरुआत करी। ठीक है, तो किसने करी? झारखंड सरकार ने, जो कि मुख्यमंत्री वहां के हैं हेमंत सोरेन। उन्होंने नगाड़ा बजा करके वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये अभियान शुरू किया। अगर हम बात करें झारखंड के बारे में, तो स्थापना इसकी 15 नवंबर 2000 को होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, और विधानसभा सीट ये आप याद रखा करिए, विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पे? तो 81 टोटल विधानसभा सीट है, और जो राज्यसभा सीटें हैं 6, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र यहाँ पे नेशनल पार्क है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ अभ्यारण्य भी हैं। तो कौन कौन से हैं वो? जैसे पलामू अभ्यारण्य है, और हजारीबाग अभ्यारण्य, और आपका महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य है, दालमा अभ्यारण्य है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, तोप चांची अभ्यारण्य है, लावालौंग अभ्यारण्य है, पारसनाथ अभ्यारण्य है, कोडरमा अभ्यारण्य है, और पालकोट अभ्यारण्य और उधवा झील पक्षी विहार है। तो अब आजकल क्या हो गया है कि जो फेमस है वो नहीं पूछ रहा है, अधिकांशतः एग्जाम में देखा जा रहा है कि कोई भी आपसे अभ्यारण्य पूछ लिया जा रहा है। तो अब आपको ध्यान देना है, जितने भी अभ्यारण्य हैं, जितने नेशनल पार्क हैं, तो ये झारखंड के कुछ अभ्यारण्य हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ प्रोजेक्ट डॉल्फिन? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जारी करने का आदेश किसने दिया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने दिया। ठीक है, तमिलनाडु, M.K. स्टालिन सरकार ने। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। तो तमिलनाडु का जो वन विभाग है, बड़े स्तर पर देखिए लुप्त प्राय समुद्री जीव डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 812.6 लाख रुपए, दैट मीन्स लगभग ये 8 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करेगा। इसके तहत जो 60% राशि होगी वो केंद्र सरकार देगी, वहीं पे बाकी जो बचा खुचा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो 8 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, ये तमिलनाडु राज्य सरकार इसको जारी कर रही है। तो तमिलनाडु के बारे में अगर बात कर लें, तो राजधानी चेन्नई हो जाती है, और राज्य का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सबसे बड़ा शहर जो है वो चेन्नई, और कुल क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले यहाँ पे 38, और वर्तमान में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। वर्तमान गवर्नर R.N. रवि हैं, और राजकीय पक्षी मरकती पंडुक, और राजकीय जानवर नीलगिरी तहर है, और राजकीय जो पेड़ है वो कौन सा है? ताड़, और फूल यहाँ का राजकीय फूल करीहरी, और राजकीय भाषा क्या है? तमिल, और लोक नृत्य काफी पूछा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु का कुंभी याद रखेंगे, कावड़ी, कडागम, कोलाट्टम, पित्रल, हुआ अट्टम और भरतनाट्यम, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन की, कि शांति व विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो एक तो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है विश्व विज्ञान दिवस की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी वाला, तो ये मनाया जाता है आपका जो विश्व विज्ञान दिवस है ये 10 नवंबर को। ठीक है, तो 10 नवंबर आपको याद रखना है विश्व विज्ञान दिवस, और 28 फरवरी ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो 10 और 28 ये आपका विश्व है, विश्व विज्ञान दिवस, और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मुझे नहीं पता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये भी बताना है आपको कमेंट करके। तो कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और क्यों मनाया जाता है, किसके कारण ये मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ठीक है, ये रहे आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।